everyone, welcome back to the NCREC नर्सिंग क्लासेस। आज हम डील करेंगे साइकेट्रिक पीवाईक्यूज पार्ट 2। जैसा कि हमने पार्ट 1 में लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए रखा था, जिसका रिस्पॉन्स आपने किया है, एंड आज हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस इज। यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर पूछ रहा है स्ट्रेस का। आपने चारों ऑप्शन को पढ़ा, आपको पता चल गया ये चारों ऑप्शन है वो है गैस के। अब गैस क्या होता है? जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम, जो कि हम स्ट्रेस मैनेजमेंट में करते हैं। सो बेसिकली क्वेश्चन के अंदर तीनों स्टेज जो है वो गैस की है। इसका फर्स्ट स्टेज आता है अलार्म, सेकंड आता है रेजिस्टेंस, एंड थर्ड आता है एग्जॉशन। सो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये सीक्वेंस हमें ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम इसको इलैबोरेट करते हैं कि गैस होता क्या है। जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम का हम यूज करते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट में। ये डेली लाइफ स्ट्रेस भी हो सकता है या कोई पर्सिस्टेंट स्ट्रेस भी हो सकता है। अब फर्स्ट फेज आता है अलार्म। अलार्म का मतलब बॉडी प्रिपेयर हो रही है स्ट्रेस के लिए। इसके अंदर मेनली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होगा, फ्लाइट और फाइट की कंडीशन, या तो उस सिचुएशन से हमें डील करना है या हमें उसे छोड़ के ही भाग जाए। इसका क्लासिक एग्जांपल हम सबने सुन रखा है, अगर सडनली हमें कोई शेर दिख जाए, या तो हम उससे लड़ेंगे या हम भागेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली तो हम भागना ही डिसाइड करते हैं। तो अलार्म फेज यही है, बॉडी प्रिपेयर होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होगा, जितना भी है ब्लड सप्लाई वो पूरा बॉडी में बढ़ जाएगा। सो मेनली अलार्म स्टेज ये है। सेकेंड आता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा स्ट्रेस की परसिस्टेंसी पे। स्ट्रेस का टाइम क्या है और हम कब तक उसको डील कर रहे हैं, ये होता है रेजिस्टेंस। इस वाली फेज में या तो स्ट्रेस रिजॉल्व हो जाएगा या हमें उस स्ट्रेस की हैबिट हो जाएगी कि यार अब तो है, जो भी है यही है। एंड लास्ट आता है एग्जॉशन। एग्जॉशन का मतलब होता है गिव अप कर देना। जब हम बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस कर लेते हैं किसी एक स्ट्रेसफुल कंडीशन में, देन जब हम उसको प्रॉपर डील नहीं कर पाते, देन हम गिव अप कर देंगे, उसको बोलते हैं एग्जॉशन। इसका बेसिकली एग्जांपल हम समझे तो जैसे किसी का रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है या किसी का लव फेलियर है, तो वो कंटिन्यूएशन में वही स्ट्रेस रहा तो उसे रेजिस्टेंस हो जाएगा। या तो वो मूव ऑन कर लेगा, अगर नहीं होता है तो लास्ट ऑप्शन वो डील करेगा कि वर्ल्ड है ही नहीं एंड मुझे सुसाइडल टेंडेंसी आने लग जाएगी। तो यही है स्ट्रेस मैनेजमेंट। नॉर्मली हम गैस को अडॉप्ट कर लेते हैं और रेजिस्टेंस तक ही हमारा स्ट्रेस खत्म हो जाता है, लेकिन सम टाइम स्ट्रेस का लेवल इतना बढ़ा हुआ होता है कि पेशेंट को लास्ट एग्जॉशन की स्टेज तक आना ही होता है। देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, एन इंडिविजुअल एबिलिटी टू टेस्ट assumption about the world by empirical thoughts is called. Option A integration, option B reality perception, option C positive attitude, option D autonomy. अब सबसे पहला मेन बात ये होती है, जब भी हम साइकेट्रिक के पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं तो हमें क्वेश्चन का लैंग्वेज पता होना चाहिए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है हमसे। जैसे इसके अंदर इसने वर्ड लिया है assumption and empirical thought is called. क्वेश्चन बेसिकली ये पूछना चाहता है कि ऐसे कौन सा टेस्ट है जिसके थ्रू हम वर्ल्ड का रेजिस्टेंस या वर्ल्ड का रियलिटी हम बता सकते हैं, यानी रियल वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है या नहीं उसके बारे में हमें बताना है विदाउट अजम्पशन। अब अजम्पशन का मतलब होता है
किसी भी चीज को एज्यूम कर लेना, जिसका कोई एज्यूम करना और उसको टेस्ट करना कि ये रियल है या नहीं है। टेस्टिंग के लिए हम यूज करते हैं assumption। मेनली हमने रिसर्च में पढ़ रखा है कि assumption होता क्या है, प्री डिसाइड करना अपने थॉट के बेसिस पे। लेकिन क्वेश्चन हमें पूछ रहा है यहाँ पे कि वर्ल्ड का रियल है या नहीं, उसे हमें आइडेंटिफाई करना है। उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? ऑप्शन ए है इंटीग्रेशन, रियलिटी परसेप्शन, पॉजिटिव एटीट्यूड, ऑटोनॉमी। अब हमें बेसिकली चारों का मतलब पता होना चाहिए। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब होता है इमोशनल थॉट्स लिंक अप होना। इमोशनल थॉट को अगर हम लिंक करते हैं, जैसे कि हमारा इमोशन हो गए, थॉट्स हो गए, उनको लिंक अप करके हम खुद की आइडेंटिटी फाइंड आउट करते हैं, उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। और क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि वर्ल्ड रियल है या नहीं, उसका हमें पता लगाना है। तो इंटीग्रेशन तो सेल्फ के लिए होता है, तो ऑप्शन ए कट गया। अब बात करते हैं ऑप्शन सी की, पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड ये भी सेल्फ के लिए है। हम जितना पॉजिटिव रहेंगे जितना ही हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। तो पॉजिटिव एटीट्यूड से वर्ल्ड का एग्जिस्टेंस या रियलिटी पता नहीं चलती है। तो ये क्वेश्चन भी ऐसे ऑप्शन भी गलत हो गया। एंड लास्ट आता है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है सेल्फ डिसीजन। जब भी कोई इंडिविजुअल सेल्फ इंडिपेंडेंट डिसीजन लेता है, वो आता है ऑटोनॉमी के अंदर। तो ऑप्शन नंबर डी भी कट गया, क्योंकि ए सी डी तीनों सेल्फ के लिए होते हैं। और ऑप्शन नंबर 2 रियलिटी परसेप्शन, इसका मतलब होता है जैसा वर्ल्ड है उसको हम रियल परसेप्शन, यानी जो भी चीजें रियलिस्टिक है उस व्यू में हम देखते हैं। तो नेम से ही क्लियर है रियलिटी परसेप्शन। तो इसका राइट आंसर होगा रियलिटी परसेप्शन, रेदर देन तीनों ऑप्शन जो है वो सेल्फ के लिए। एंड हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा है कि ऐसी कौन से थॉट्स है जिसके अंदर हम वर्ल्ड को रियल है या नहीं, या असम्पशन बेस्ड है, वैसे आइडेंटिफाई करेंगे। सो बेसिकली आई होप ये आपको समझ में आया होगा। साइकेट्रिक का एक ही है कि हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज पता होनी चाहिए, ऑप्शंस के अंदर ही आंसर है। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिपीटेशन ऑफ सिमिलर एक्शन in similar circumstances is the definition of option A emotion, option B attitude, option C habit, option D motivation। क्वेश्चन पूछ रहा है सिमिलर एक्शन रिपीट करना सिमिलर सर्कमस्टांसेस में। सिमिलर सर्कमस्टांसेस में सिमिलर एक्शन को रिपीट करना, इसको नॉर्मली हम क्या बोलते हैं? क्लियर है सबको? ऑप्शन पढ़ के हमें पता है कि इसको बोलेंगे हम हैबिट। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। अब बात करते हैं 3 अनदर ऑप्शन की। इमोशन, इमोशन जो है वो रिपीटेशन ऑफ एक्शन नहीं होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जरूरी नहीं है कि आप हर चीज पे एक जैसे ही रिएक्ट करोगे। सेम थिंग, अगर कोई स्ट्रेसफुल इवेंट या कोई अच्छा मोमेंट है, मान लो आपका नॉर्थ सेट का रिजल्ट आया है, तो जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आपके इमोशन कुछ और होंगे, रेदर देन आपको 5 दिन बाद कोई पूछेगा कि यार क्या रिजल्ट रहा, तब आपके इमोशन कुछ और रहेंगे। तो ये रिपीटेशन ऑफ सिमिलर एक्शन हुआ नहीं, तो ये तो आंसर है ही नहीं वैसे ही। सेकेंड आता है एटीट्यूड। एटीट्यूड जो होता है वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। इसके अंदर कोई रिपीटेशन ऑफ सिमिलर एक्शन नहीं है। जैसे आपका बिहेवियर है वो किसी आपके कलीग के प्रति अलग रहेगा, आपकी फैमिली के बिहाफ पे अलग रहेगा, तो ये कोई रिपीटेशन और सिमिलर एक्शन हुआ नहीं। तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा इसका आंसर। ऑप्शन सी ऑब्वियसली हैबिट। हैबिट होती है वो पर्टिकुलर थिंग होती है जो सिमिलर एक्शन होती है सिमिलर सर्कमस्टांसेस में। एग्जाम्पल लेते हैं मॉर्निंग रूटीन। जैसे सबका फिक्स है कि मॉर्निंग रूटीन है हमारा, मॉर्निंग में हमें ब्रश करना है, टीथ ऑफ योर ब्रश। तो ब्रशिंग हो गई, बाथिंग हो गई, ये सब रिपीटेशन है सिमिलर सर्कमस्टांसेस में।
इसलिए हैबिट जो है वो एक पर्टिकुलर थिंग होता है जिसके अंदर हम सिमिलर एक्शन करेंगे सिमिलर सर्कमस्टांसेस में। एंड फोर्थ ऑप्शन है मोटिवेशन। मोटिवेशन जो होता है वो इनर ड्राइव होता है हमारा, खुद से हम जो गोल डिसाइड करते हैं, इसके अंदर कोई भी रिपीटेशन ऑफ एक्शन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। डायरेक्टली आंसर हमें पता था कि हैबिट होगा, क्योंकि इन तीनों का जो भी है वो रिपीटेशन कई मैटर नहीं करता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू रेडिली रिकवर फ्रॉम स्ट्रेसफुल सिचुएशन इज कॉल्ड। ऑप्शन ए हार्डीनेस, ऑप्शन बी मेंटल फ्रीडम, ऑप्शन सी रेजिलेंस, ऑप्शन डी एंड्रोगेनी। क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्ट्रेसफुल इवेंट या स्ट्रेसफुल सिचुएशन से क्विक रिकवरी कर लेना। अभी हमने पढ़ा था गैस के बारे में। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि गैस को छोड़ो और डायरेक्ट अगर कोई पर्सन है वो रिकवर कर जाता है स्ट्रेसफुल कंडीशन से, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए है हार्डीनेस। हार्डीनेस का मतलब होता है कि रेजिस्टेंस आ जाना किसी भी चीज में। इसमें हम डायरेक्टली रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं स्ट्रेस है वो हमारे अंदर प्रेजेंट है और हमें कहीं ना कहीं उसके सिम्टम देखने को मिल रहे हैं। हार्डीनेस का मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रेसफुल इवेंट का रह जाना, यहाँ पे कहीं भी हम रिकवर नहीं कर रहे। तो ऑप्शन नंबर ए तो ऐसे ही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी मेंटल फ्रीडम। मेंटल फ्रीडम का मतलब होता है मेंटल फ्रीडम का मतलब होता है मेंटली फ्री होना। कोई कुछ भी कह रहा है, हमें कितना भी स्ट्रेस है, हम ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि हमें फर्क नहीं पड़ता। और बेसिकली देखा जाए साइकेट्रिक में तो मेंटल फ्रीडम जैसा कोई वर्ड नहीं होता है। तो ये ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। थर्ड आता है रेजिलेंस। रेजिलेंस का मतलब होता है सडन रिकवर कर जाना। रेडिली रिकवर कर जाना। कोई स्ट्रेस है तो हम क्विकली रिकवर कर रहे हैं उसके अंदर। ऐसा नहीं है कि हमारे पास स्ट्रेस की रिगार्डिंग कुछ भी बचा हुआ है। रेडिली रिकवर का मतलब कोई भी स्ट्रेस है वो प्रेजेंट ही नहीं है, हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा है उससे। रेडिली रिकवर ये हमारी मेंटल हेल्थ को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। एंड लास्ट आता है एंड्रोगाइनी। एंड्रोगाइनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से कोई भी लेना देना नहीं है। एंड्रोगाइनी का मतलब होता है एंड्रो प्लस गाइनिक, दो वर्ड से मिलके बना है। इसका मतलब किसी पर्सन के अंदर मेल और फीमेल दोनों कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होना, या तो वो प्रेजेंट होते हैं या वो अडप्ट कर लेता है स्ट्रेसफुल कंडीशन से बचने के लिए। जैसे कोई इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं स्ट्रेसफुल कंडीशन से बचने के लिए। जैसे कोई लड़की है, अगर उसका रिसेंटली कुछ भी उसके साथ स्ट्रेसफुल इवेंट हुआ है, मान लो उसका कोई लव वन की डेथ हो गई है या उसका लव फेलियर हो गया है, तो वो इस चीज से बचने के लिए खुद को मेल पर्सनालिटी में डेवलप कर लेगी, लड़कों की तरह ग्रूमिंग करना जिससे कि उसका स्ट्रेस कम हो। लेकिन ये रेडिली रिकवर नहीं है। तो इस वर्ड का मतलब ही ये होता है कि मेल और फीमेल कैरेक्टरिस्टिक का आना। तो इसका राइट आंसर है रेजिलेंस। स्ट्रेसफुल सिचुएशन से सडन रैपिडली रिकवर करना और विदाउट कोई मेंटल डिस्टरबेंस। तो राइट आंसर हुआ उसका रेजिलेंस। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statement is true about nursing diagnosis? Option A, it identifies the disease. B, it predicted the prognosis. C, it aid in the quality of care to meet the client need. D, it study the cause and effect of the illness. बेसिकली हमें क्वेश्चन में नर्सिंग डायग्नोसिस के बारे में पूछा जा रहा है। नर्सिंग डायग्नोसिस हमें पता है कि ये नंदा डिसाइड करता है। किसी भी नर्सिंग डायग्नोसिस में हम
कभी भी डिजीज आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। नर्सिंग डायग्नोसिस का मतलब ही होता है केयर देना। केयर भी कैसी? सिम्टम बेस्ड। इसलिए आपने देखा होगा कि जो भी नंदा की डायग्नोसिस लिस्ट है उसके अंदर कोई भी डिजीज कंडीशन का नाम नहीं लिखा हुआ है। जैसे अगर पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी है तो वहां पे सिर्फ ब्रीथिंग डिफिकल्टी ही हमें डायग्नोसिस में देखने को मिलेगा। कभी भी हमारे डायग्नोसिस में ये नहीं देखने को मिलेगा कि यार इसको तो रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो गया है, तो बेसिकली यही है कि नर्सिंग डायग्नोसिस में कभी भी डिजीज आइडेंटिफाई नहीं की जाती है। अब चारों स्टेटमेंट में से रियल ट्रू कौन सा है? ऑप्शन ए, इट आइडेंटिफाई द डिजीज। मैंने पहले ही बोल दिया है कि नर्सिंग डायग्नोसिस में कभी भी डिजीज आइडेंटिफाई नहीं करते, ये मेडिकल डायग्नोसिस का है, ये मेडिकल डायग्नोसिस होता है। तो ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर बी, प्रिडिक्ट प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस प्रिडिक्ट करना भी नर्सिंग डायग्नोसिस के अंदर नहीं आता है, ये मेडिकल डायग्नोसिस का पार्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। कभी भी नर्सिंग डायग्नोसिस ये नहीं बताता है कि आपके पेशेंट कितने टाइम में रिकवर हो जाएगा, इसका प्रोग्नोसिस क्या है। थर्ड है, इट एड द क्वालिटी ऑफ केयर टू मीट द क्लाइंट नीड। मैंने जैसा बताया था, नर्सिंग डायग्नोसिस का बेसिक फंडा ही ये होता है कि हमें पेशेंट को क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइड करानी है। जो भी उसके प्रेजेंट सिम्टम है उसके बेसिस पे हम क्वालिटी केयर प्रोवाइड कराते हैं पेशेंट को। जैसे कि हमारे पास पेशेंट आया है COPD का और उसको ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है, तो हमारा फर्स्ट यही प्लान होगा कि उसकी ब्रीथिंग डिफिकल्टी को कम करना। जैसे कि हम प्रॉप्ड अप पोजीशन प्रोवाइड करा देंगे, नैप करवा देंगे। तो आंसर नंबर सी इसका करेक्ट होगा। ऑप्शन डी पे भी चलते हैं, इट स्टडीज द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ इलनेस। ये भी मेडिकल डायग्नोसिस का पार्ट है। सो बेसिकली आंसर नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नर्सिंग डायग्नोसिस का मतलब ही ये होता है कि सिचुएशन बेस्ड केयर देना, क्वालिटी केयर प्रोवाइड करवाना। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एन अफेक्टिव डिसऑर्डर अमंग द फॉलोइंग इज। डायरेक्ट क्वेश्चन है, अफेक्टिव डिसऑर्डर का एग्जांपल पूछ रहा है हमसे। ऑप्शन है अल्जाइमर, ऑप्शन बी डिप्रेशन, ऑप्शन सी फोबिया, ऑप्शन डी डिलीरियम। डायरेक्ट अफेक्टिव डिसऑर्डर सबको पता है, आंसर है इसका डिप्रेशन। अफेक्टिव डिसऑर्डर जो होते हैं वो होते हैं इमोशन के डिसऑर्डर। अगर शॉर्ट टर्म इमोशनल है उसको बोलेंगे हम अफेक्ट, और लॉन्ग टर्म जो इमोशंस प्रेजेंट रहते हैं उसको हम बोलते हैं मूड। सो बेसिकली यहाँ पे डायरेक्टली इसने पूछा है अफेक्टिव डिसऑर्डर क्या है। यहाँ पे आपको इमोशन के रिगार्डिंग एक ही डिसऑर्डर देखने को मिल रहा है, डिप्रेशन। तो इसका राइट आंसर डिप्रेशन है। डिस्कस कर लेते तीनों ऑप्शन को। एल्जाइमर, एल्जाइमर जो है वो टाइप है डिमेंशिया का, तो ये मेनली होता है मेमोरी डिसऑर्डर, और हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है इमोशन के डिसऑर्डर, तो ए आंसर नहीं हुआ। फोबिया, फोबिया होता है थॉट का डिसऑर्डर, जिसके अंदर फियर है पर्टिकुलर पर्सन थिंग्स से। जैसे कि किसी को हाइट से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है, तो फोबिया थॉट का है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। एंड डिलीरियम, डिलीरियम मेनली कॉन्शियसनेस का डिसऑर्डर है। कॉन्शियसनेस अफेक्ट होती है इसके अंदर, जिसका मेन एग्जांपल है क्लाउडी ऑफ कॉन्शियसनेस। डायरेक्ट क्वेश्चन है, अफेक्ट डिसऑर्डर के बारे में हमें पूछा जा रहा है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेपरेशन ऑफ थॉट और मेमोरी, इट्स एसोसिएटेड फीलिंग और इमोशन इज नोन एज आइडोलाइजेशन, आइसोलेशन, प्रोजेक्शन, इंटेलेक्चुअलाइजेशन। क्वेश्चन पूछ रहा है सेपरेशन ऑफ थॉट और मेमोरी इज एसोसिएटेड फीलिंग और इमोशन इज नोन एज।
जैसा कि मैंने पहले ही बोल रखा है कि हमें साइकेट्रिक के क्वेश्चन को डील करना है, मीन्स हमें क्वेश्चन का लैंग्वेज पता होना चाहिए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन सिंपली पूछ रहा है सेपरेशन ऑफ थॉट और मेमोरी, सेपरेट करना उस थॉट और मेमोरी को जो कि आपके इमोशन को एसोसिएटेड कर रहे हैं, यानी ऐसे थॉट और मेमोरी को हमें डिफरेंट करना है जिससे कि आपके इमोशन है, किसी भी स्ट्रेस हो रहा है उससे प्रिवेंट किया जा सके। 4 ऑप्शन दे रखे, आइडोलाइजेशन, आइसोलेशन, प्रोजेक्शन और इंटेलेक्चुअलाइजेशन। सेपरेशन ऑफ थॉट और मेमोरी, किसी पर्टिकुलर इवेंट से हमें इन दोनों को सेपरेट करना है। सो उसका राइट आंसर है आइसोलेशन। नाम से क्लियर है, आइसोलेशन, किसी भी चीज को आइसोलेट कर रहे हैं। जैसे कि कोई भी पर्टिकुलर इवेंट है, उसके अंदर पॉजिटिव मेमोरीज भी हैं एंड नेगेटिव भी है, तो हम खुद उसको आइसोलेट कर रहे हैं, सेपरेशन ऑफ थॉट, जिससे कि हमें फर्दर कोई भी इमोशनल डैमेज ना हो। इसका राइट आंसर है आइसोलेशन। आइडोलाइजेशन का मतलब होता है किसी भी सेपरेशन को हम थॉट, सेपरेशन ऑफ थॉट नहीं होता है इसके अंदर। आइडोलाइजेशन का मतलब होता है किसी से प्रभावित होना, जैसे कि हम सोच लेते हैं ना कि यार ये मेरा आइडियल है, मुझे इसकी तरह बनना है। सो किसी की पर्सनैलिटी से हम इतना इफेक्ट हो जाते हैं कि हम उसकी पर्सनैलिटी जैसा बनना चाहते हैं, इसको हम आइडोलाइजेशन कह रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन में हमें पूछा गया है सेपरेशन ऑफ थॉट और मेमोरी, सो आइडियल पर्सनैलिटी का कोई भी लेना देना नहीं है सेपरेशन ऑफ थॉट में, इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर नहीं है। प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है जिसका मतलब होता है ब्लेम लगाना दूसरों पे, खुद से कुछ नहीं हो रहा है और दूसरों पे डाल देना कि भाई इसकी वजह से ही नहीं हो रहा है। सो प्रोजेक्शन भी सेपरेशन ऑफ थॉट के अंदर नहीं आता है। लास्ट है इंटेलेक्चुअलाइजेशन। इंटेलेक्चुअलाइजेशन का मतलब होता है थिंकिंग, कुछ स्पेसिफिक थिंकिंग होती है जिसके लिए हम इंटेलेक्चुअल पावर को यूज करते हैं। जैसे कि जब हम बहुत ज्यादा किसी चीज में अपना दिमाग लगाते हैं उसको हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअलाइजेशन, सिंप्लीफाई। और क्वेश्चन में हमें पूछा जा रहा है सेपरेशन ऑफ थॉट और मेमोरी, जिससे कि जो हमारे इमोशन और फीलिंग से एसोसिएटेड है, तो इसका राइट आंसर हो गया आइसोलेशन। समटाइम हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज के साथ बहुत इजी ऑप्शन देखने को मिलते हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए एंड आंसर हमें इजीली फाइंड आउट हो जाता है। Let's move to next question. Which of the following is an example of sublimation? Sublimation. क्वेश्चन पूछ रहा है सब्लिमेशन का इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एग्जाम्पल है। अब पता होना चाहिए कि सब्लिमेशन है क्या। सब्लिमेशन जो है वो एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है जिसके अंदर पेशेंट का जितना भी स्ट्रेस होता है या एंगर होता है वो लेस डेंजरस ऑब्जेक्ट पे निकालेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हम और आप जॉब कर रहे हैं, जॉब में हमारे सुपीरियर अथॉरिटी ने हमें डांट दिया, अब एंगर इशू, एंजाइटी सब है, अब हम उन्हें वापस तो नहीं डांट सकते, तो हम लेस अपोजिट यानी जो लेस डेंजर ऑब्जेक्ट है उस पर निकालेंगे। जैसे घर आ गए, घर पे कोई ब्रदर या सिस्टर है, उसको डांट दिया हमने, जिससे कि हमारा स्ट्रेस रिलीफ हुआ। अब हमने डांट दिया हमारे भाई बहन को, अब वो स्ट्रेस रिलीव करेंगे, जैसे गली में कोई डॉगी जा रहा है उसको वो जानबूझ के उसको छेड़ने लग जाएंगे, उसको परेशान करेंगे क्योंकि वो लेस डेंजर है। सो सब्लिमेशन का मतलब ही ये होता है कि हमारा जितना भी स्ट्रेसफुल कंडीशन है उसको लेस डेंजरस ऑब्जेक्ट पे शिफ्ट कर देना, जिससे कि हमें रिलीफ मिले। ऑप्शन नंबर ए वुमन हैज नो मेमोरी ऑफ बीइंग सेक्सुअली assaulted as a child. ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कि कोई एक वुमन है, उसका चाइल्डहुड में सेक्सुअली असोल्ट हुआ है लेकिन उसे कुछ भी नहीं याद है, तो ये किसी भी तरह का ये सब्लिमेशन का एग्जाम्पल नहीं है, ये एग्जाम्पल है
रिप्रेशन का। रिप्रेशन एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म होता है जिसके अंदर अनकॉन्शियसली मेमोरी या जो स्ट्रेसफुल इवेंट है उसको सप्रेस कर देना। अब कोई भी फीमेल है उसके साथ सेक्सुअली असॉल्ट हुआ है, वो भी चाइल्डहुड में, वो अनकॉन्शियसली ही सप्रेस हो चुका है, उसे कुछ याद नहीं है। तो ये एग्जांपल है रिप्रेशन डिफेंस मैकेनिज्म का। ऑप्शन नंबर सेकंड, चाइल्ड स्टार्ट बेड वेटिंग आफ्टर बर्थ ऑफ ए सिबलिंग। अब कोई चाइल्ड है, ये हमारे साथ ही मेनली हो रखा है, जब हमारा कोई भी सिबलिंग हुआ है तब हम थोड़े से इनसिक्योर हो जाते हैं और ये नॉर्मल है। सो यहाँ पे भी एक चाइल्ड है, वो बेड वेटिंग वापस उसने स्टार्ट कर दी है जब उसके बर्थ हुआ है उसके सिबलिंग का या उसके ब्रदर या सिस्टर का, तो उसे अटेंशन चाहिए और बेड वेटिंग वो कर रहा है। तो ये एग्जाम्पल है रिग्रेशन का। रिग्रेशन डिफेंस मैकेनिज्म का ये एग्जाम्पल है। रिग्रेशन डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब होता है चाइल्डिश बिहेव करना, किसी भी स्ट्रेसफुल कंडीशन से बचने के लिए चाइल्डिश बिहेव करना। यहाँ पे भी जो बच्चा है वो यही बिहेव कर रहा है कि बेड वेटिंग वापस उसने स्टार्ट कर दी है, यानी कि वो कॉन्शियसली चाहता है कि लोग उसे नोटिस करें क्योंकि वो इनसिक्योर थोड़ा सा फील कर रहा है अपने सिबलिंग के लिए। तो ये एग्जाम्पल हो गया रिग्रेशन का। ऑप्शन नंबर सी, ए यंग मैन हु इज डीलिंग विद अग्रेशन बाय प्लेइंग फुटबॉल। जैसा कि मैंने बताया था, सब्लिमेशन का मतलब ही होता है लेस डेंजरस ऑब्जेक्ट पे अपना सारा फ्रस्ट्रेशन निकालना। अब कोई यंग मैन है, उसको बहुत गुस्सा आ रहा है और वो सारा गुस्सा निकाल रहा है फुटबॉल खेल के। सो ये एग्जाम्पल है सब्लिमेशन का। तो इसका राइट आंसर है सी। ऑप्शन डी की बात करें, ब्लेमिंग टू द टीचर फॉर फॉलिंग इन द एग्जाम, वही प्रोजेक्शन है ये, ब्लेम लगाना खुद पे, यानी कि खुद के फेलियर है वो खुद सेल्फ एनालिसिस करने के बजाय हम किसी और पे ब्लेम लगा रहे हैं कि भाई मैं तो पास हो जाता, टॉप भी कर लेता, लेकिन मेरे टीचर ने मुझे ढंग से नहीं पढ़ाया। सो बेसिकली यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो है डिफेंस मैकेनिज्म का। तो सब्लिमेशन का राइट आंसर है सी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इराडिकेशन ऑफ अनवांटेड हैबिट associated unpleasant condition with is called। क्वेश्चन कह रहा है इराडिकेट कर रहे हैं हम हमारी अनवांटेड हैबिट को विथ अनप्लीजेंट स्टिमुलेशन देने के साथ, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए डिसेंसिटाइजेशन, ऑप्शन बी क्लासिक कंडीशनिंग, ऑप्शन सी बायो फीडबैक, ऑप्शन डी एवर्सिव कंडीशन। अब बात करते हैं अनवांटेड हैबिट एसोसिएट विथ अनप्लीजेंट कंडीशन। अनवांटेड हैबिट का मतलब कोई है स्मोकिंग, अनवांटेड हैबिट है अल्कोहल, मेनली बेसिकली अल्कोहल ही इसका, अल्कोहल के एग्जांपल से हम इसे समझते हैं। कोई पेशेंट है जो कि अल्कोहलिक है, अब वो सोच रहे हैं कि उसको अल्कोहल छोड़ना है, तो अनवांटेड हैबिट हुई अल्कोहल। अनप्लीजेंट कंडीशन, या तो हम अल्कोहल के अंदर कुछ ऐसी मेडिसिन यूज करेंगे जिसका बेसिक एग्जांपल है हमारा डाइसल्फिराम, जिसकी वजह से पेशेंट को इतना अनप्लीजेंट टेस्ट आएगा या ऐसे साइन और सिम्टम देखने को मिलेंगे जिसकी वजह से वो खुद ही क्विट कर दे। क्वेश्चन का डायरेक्ट है अनवांटेड हैबिट को अनप्लीजेंट चीज के साथ मिला के इराडिकेट करना। तो इसका राइट आंसर होता है एवर्जन कंडीशन। ये सबको पता है क्योंकि हम जब भी अल्कोहलिज्म पढ़ते हैं सब्सटेंस एब्यूज में, तब हम डाइसल्फिराम रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है एवर्जन कंडीशन। पेशेंट है अल्कोहलिक है, डाइसल्फिराम अनप्लीजेंट थिंग को ऐड किया, देन पेशेंट को दे दिया, जिससे कि उसके खुद का ही सेल्फ मोटिव रहेगा कि मैं इराडिकेट करूं, अल्कोहल नहीं पीऊंगा क्योंकि इसका टेस्ट अच्छा नहीं है। तो इसका डायरेक्ट आंसर है एवर्जन कंडीशनिंग। अब बाकी के तीन ऑप्शन पे भी हम मूव करते हैं। डिसेंसिटाइजेशन,
डिसेंसिटाइजेशन मेनली यूज होता है फोबिक पेशेंट में। जैसे कि किसी को फोबिया है, हाइट से फोबिया है, तो हम उसको फोबिया है, सिस्टेमिक डिसेंसिटाइजेशन का मतलब है हम धीरे धीरे करके जो भी उसका फोबिया है उससे हम उसको फेस कराएंगे। जैसे किसी को हाइट से डर लगता है तो हम पेशेंट को सबसे पहले ले जाएंगे लेस हाइट वाली चीज पे। जैसे कि सबसे पहले हमने उसको रैंप चढ़ाई, फिर धीरे धीरे हम उसको और हाइट पे ले गए। यानी डिसेंसिटाइजेशन का मतलब होता है कि जिस भी पर्टिकुलर चीज से फोबिया है उसको डायरेक्ट डील नहीं करना है, धीरे धीरे करके हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे। जैसे कि पहले एक सीढ़ी पे खड़ा किया, फिर 5 सीढ़ी ऊपर ले जाके खड़ा किया, इस तरीके से फोबिया वाले पेशेंट पे यूज होता है। तो ये आंसर तो होगा नहीं। क्लासिक कंडीशन ये होता है लर्निंग के लिए, इसका कोई भी इराडिकेशन से लेना देना नहीं है। क्लासिक कंडीशन पावलो के बारे में हमने पढ़ रखा है, जिसने क्लासिक कंडीशन दिया था, जिसमें हमने डॉग और बैल वाला एग्जाम्पल पढ़ते हैं। तो इसका भी कोई अनवांटेड हैबिट को इराडिकेशन करने से मतलब नहीं है। बायोफीडबैक, बायोफीडबैक टर्मिनोलॉजी होती है जब भी हम कोई भी इलेक्ट्रिकल चीज होता है, इलेक्ट्रिसिटी से रिगार्डिंग कुछ भी फीडबैक दे रहे हैं हम कि यार ये टीवी अच्छा है, ये मोबाइल अच्छा है, इसका कोई भी साइकेट्रिक कंसर्न नहीं है बायोफीडबैक का, ये ऐसे ऑप्शन में डाल दिया है। एंड ऑप्शन 4 एवर्सन कंडीशनिंग, सबको पता है क्लासिक एग्जांपल अल्कोहल डाइसल्फिराम रिएक्शन, जिससे कि हम पेशेंट का अल्कोहल छुड़ाने में हेल्प करते हैं। तो करेक्ट आंसर है इसका एवर्सन कंडीशनिंग। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रेजेंटिंग द पेशेंट विद ए हाइपोथेटिकल सिचुएशन हेल्प असेस। पेशेंट किसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन में फंस गया है, वहां पे क्या उसको हेल्प करेगा? इंसाइट, कॉम्प्रिहेंशन, जजमेंट या एब्स्ट्रैक्टिबिलिटी। क्लियर है, हम किसी कंडीशन में फंस गए जिसका हमने प्रिडिक्ट नहीं किया था कि हमारे साथ होने वाली है, देन हम उस कंडीशन में क्या यूज करेंगे उस सिचुएशन से बचने के लिए? इंसाइट, इंसाइट जो होता है वो डिजीज कंडीशन के लिए होता है। ये हमने साइकोसिस एंड न्यूरोसिस में पढ़ रखा है। जैसे कि न्यूरोसिस वाले पेशेंट में इंसाइट प्रेजेंट होता है, साइकोसिस में नहीं होता है। अब यहाँ पे सिचुएशन है, हमें किसी सिचुएशन से डील करना है, वहां पे इंसाइट का होना नहीं होना मैटर नहीं करता है, क्योंकि इंसाइट हमें मेनली डिजीज कंडीशन के बारे में बताता है। तो ऑप्शन नंबर ए तो वैसे ही गलत हो गया। ऑप्शन बी बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन की। हम किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं और कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है कि किसी भी चीज को इलाबरेट करना, कि कॉम्प्रिहेंस करना, कि जैसे कि मैं कुछ पढ़ा रही हूँ तो मैं पहले उसका पूरा एक शॉर्ट नोट बना के आऊंगी कि आज मुझे ये पढ़ाना है वो पढ़ाना है। ये कोई कंडीशन नहीं है, ये पहले से आइडेंटिफाई है कि मुझे आज जाके क्लास लेना है। तो कॉम्प्रिहेंसिव भी इसका राइट आंसर नहीं है। ऑप्शन सी जजमेंट, जजमेंट, यहाँ पे हमारा जजमेंट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम किसी भी स्ट्रेसफुल कंडीशन या प्रिडिक्टेबल कंडीशन में हम फंस गए, वहां पे हमारा जजमेंट डिसाइड करेगा कि हम उस कंडीशन से कैसे निकलेंगे। जैसे कि हम जा रहे हैं स्कूटी लेके और हमने प्रिडिक्ट नहीं किया है कि हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा और हो गया है, अब वहां से हमें कैसे निकलना है, क्योंकि किया तो हमने है। तो वहां का जो डिसाइड करना है उस सिचुएशन से बचने के लिए, वहां पे हमारा जजमेंट काम आएगा। तो इसका राइट आंसर हुआ जजमेंट। ऑप्शन डी है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्टेबिलिटी का मतलब होता है थिंकिंग से। जब हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई चीज करने लग जाते हैं तब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यूज आती है। जैसे कि हम कोई बैठ के ये स्टार्स गिनने लग गए कि भाई इस यहाँ पे इतने तारे हैं, या फिर कुछ ऐसी थिंकिंग जो कि नॉर्मल थिंकिंग से अलग है। नॉर्मल में तो हम काउंटिंग वगैरह ये करने लग जाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब एडवांस थिंकिंग करना। अब क्वेश्चन है हाइपोथेटिकल कंडीशन। हम किसी सिचुएशन में फंस गए, वहां पे हम एक्स्ट्रा दिमाग एडवांस, इतना टाइम हमारे पास नहीं होगा कि हम एडवांस में कुछ सोचें
तो हमें उस सिचुएशन से बचने के लिए जजमेंट ही लेना पड़ेगा कि अभी क्या करना है, या तो ये या फिर वो। तो इसका राइट आंसर है जजमेंट। आज के सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन साइकोसोशल थ्योरी द डेवलपमेंट टास्क इज टोडलर इज। साइकोसोशल थ्योरी एरिक एरिक्सन के बारे में सबको पता है, जिन्होंने साइकोसोशल थ्योरी दिया था डेवलपमेंट के लिए। अब ये कह रहा है कि डेवलपमेंटल टॉडलर जो है उसका डेवलपमेंटल टास्क कौन सा है इसमें। ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। अब पता होना चाहिए एरिक एरिक्सन का जो साइकोसोशल थ्योरी है उसके अंदर टॉडलर एज क्या होती है, इस एज का हम मेनली कौन सा टास्क है जो हम कंप्लीट करते हैं, इस बेसिस पे हमें आंसर मिलेगा इस क्वेश्चन का। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में। देन हम जो भी फर्दर डील करेंगे तब में इसका राइट आंसर के साथ हम डील करेंगे। आई होप यू लाइक दिस सेक्शन। सो फेलो मेंबर जो भी नॉर्सेट आरआरबी या किसी भी तरह के एस्पिरेंट्स है, नर्सिंग एस्पिरेंट्स है, आप उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो इस क्लास को। एंड आपको फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए एनक्रिक के एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, जिसपे सारे लेक्चर्स टेस्ट सीरीज फ्रीली अवेलेबल है। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड क्रिक चैनल। थैंक यू।